दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए कि हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें एक ऐसा किताब है जिसमें हमारे शरीर के हर एक हिस्से को बनाने का राज है। हाँ, हमारे शरीर में होती है एक ऐसी संरचना जिसका नाम है डीएनए, जिससे हमारे शरीर के सभी पार्ट्स बनते हैं। क्या आपने लोगों से कहते हुए ये सुना है कि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो यही 5 तत्व हैं जो इस डीएनए को बनाते हैं और ये डीएनए जो है वो हमारे शरीर को बनाता है। क्या आपको मालूम है कि ये डीएनए 5 प्रकार के होते हैं? और सबसे रोचक बात कि इस डीएनए में से एक जो डीएनए है वो हमारे शरीर में नहीं बनता, बल्कि हमारे शरीर से बाहर लेबोरेटरी प्रयोगशाला में बनता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। तो हमको ये जानने के लिए कि हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इस डीएनए के फॉर्मेशन को और डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जो डीएनए है वो 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो कि हैं हमारे शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड। तो पिछले लेक्चर में मैं बात कर रहा था कि ये फॉर्मेशन ऑफ डीएनए होता कैसे है, डीएनए बनता कैसे है। तो मैंने बताया था कि पहले स्टेप में क्या होता है कि शुगर और बेस जुड़ते हैं और इससे एक नई संरचना बनाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं। इस प्रक्रिया में एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ दर्शाया गया है उस H2O मॉलिक्यूल को। और इस प्रक्रिया के दौरान शुगर और बेस के जुड़ने से जो एक बंध बनता है, एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो कन्वर्ट होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड में। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक H3PO4 मॉलिक्यूल मतलब कि फास्फोरिक एसिड जुड़ता है इस न्यूक्लियोसाइड से और एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रक्रिया के दौरान बाहर होता है और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है मोनोन्यूक्लियोटाइड। इस प्रक्रिया के दौरान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोमोनोएस्टर बॉन्ड, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो बदलता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, 2 मोनोन्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं और बनाते हैं एक संरचना को जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए। तो वो क्या होगा, यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड होगा। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने की प्रक्रिया में एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर होता है और इस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी कहते हैं। क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये क्या होता है, एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाता है और एक संरचना बनाता है जो कि स्टेबल संरचना है जिसका नाम है डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे नो छूट गया है, इसको लगा लीजिएगा। इस प्रक्रिया के दौरान जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंड डीएनए में बदल रहा होता है तो इसमें किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता और इस प्रक्रिया के दौरान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रैंड डीएनए है वो क्या करता है कि और स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने कन्फिग्रेशन को चेंज कर देता है। ये कन्फिग्रेशन को क्यों चेंज करता है, क्योंकि एडेनिन और प्यूरिन जो होते हैं उनकी संख्या कांस्टेंट होती है और ये पेयरिंग के लिए तैयार होते हैं। इस तरह से हेलिकल डीएनए मतलब बी डीएनए जो है वो बन जाता है। इस प्रक्रिया में भी जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इस प्रक्रिया में भी आपके H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता है। तो अब मेरे वीडियो के शुरुआत में जो मैंने कहा था कि हम उन 5 तत्वों को जानने वाले हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो देखिए, जैसा कि डीएनए जो है वो क्या है, कहाँ से आ रहा है। एक बार के लिए सोचिए कि एक बेबी जो है वो बन रहा है एम्ब्रियो में। प्रक्रिया में क्या होगा कि एक मेल का स्पर्म और एक फीमेल का ओवम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इस कंडीशन में एक डीएनए का भाग मतलब कि क्रोमोजोम्स क्या होंगे कि दोनों मेल से और फीमेल के क्रोमोजोम मिल जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर जाइगोट का। ठीक है, क्या करेगा कि रिप्लिकेट करेगा और ये डीएनए रेप्लिकेट करके एक खुद का ही डीएनए बना लेगा।
ठीक है, मतलब कि अपने संख्या को बढ़ा देगा। अब क्या होगा, इस डीएनए से एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बनेंगे। अब इसमें से एमआरएनए जो है वो क्या करेगा कि कहेगा सेल को या हमारे मेटाबोलाइट को, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को ये संदेश देगा कि अब तुम प्रोटीन को बनाओ। टीआरएनए जो है प्रोटीन बनाने के सामान को लेके आएगा, मतलब कि कोडॉन्स को लेके आएगा, और आरआरएनए जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। इस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। अब वो जवाब जो कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। शुगर जो है वो किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और बेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेस है, ये बेस जो है ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बेस जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पे जो मोनोन्यूक्लियोटाइड बन रहा है इसमें क्या हो रहा है, फास्फोरिक एसिड जुड़ रहा है। इस तरह से शुगर में हमें कौन कौन से एलिमेंट मिल गए, तत्व मिल गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। बेस में हमको कौन सा नया तत्व मिला, नाइट्रोजन, और इस फास्फोरिक एसिड में हमको कौन सा तत्व मिला, फास्फोरस। तो हमारा जो शरीर है इन 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तत्व नहीं होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसीलिए हमारे वैदिक किताबों में ये लिखा हुआ भी है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए अब आगे हम ये बात करेंगे कि कैसे ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। अब हम बात करेंगे कि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है, मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कैसे होता है। ये जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, 2 न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से। और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ते क्यों हैं, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड इसलिए जुड़ते हैं कि जो प्यूरिन बेस होते हैं और जो पिरिमिडीन बेस होते हैं, प्यूरिन बेस का मतलब एडेनिन, थाइमिन, और पिरिमिडीन बेस जैसे कि साइटोसिन और ग्वानिन, इनकी जो संख्या होती है वो समान होती है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए एडेनिन क्या होता है, थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और ग्वानिन जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। इस जुड़ने की प्रक्रिया में जो फास्फोरस मतलब कि फास्फोरिक एसिड और शुगर जो हैं वो इधर किनारे की तरफ आ जाते हैं। देखिए अब क्या होते हैं कि ये जो जुड़ाव होता है उसमें क्या होता है कि 5वां सिरा जो है और जो तीसरा सिरा है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक सिरा अगर 5वें डायरेक्शन से तीसरी दिशा में है तो दूसरा डायरेक्शन जो होगा वो 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। देखिए कंप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है। अब ये जब जुड़ा हो जाता है तो अब ये जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है हेलिकल डीएनए में। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये हेलिकल डीएनए बनता है। जो पिछले स्लाइड में हमने देखा उसी का एनलार्ज व्यू इस स्लाइड में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड से थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस जुड़ाव के साथ ही ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या हो गए हैं, एंटी पैरेलल हो गए हैं एक दूसरे के। देखिए यहाँ पे एंटी पैरेलल हो गए हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि डीएनए का एक सिरा, एक न्यूक्लियोटाइड का 5वां सिरा ऊपर की तरफ है तो दूसरा सिरा यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ, मतलब कि तीसरा सिरा है। ऐसे ही 5वां सिरा अगर नीचे की तरफ है तो तीसरा सिरा ऊपर की तरफ है। इस प्रकार के जुड़ाव को हम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं। साथ में ही एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, कहने का मतलब है कि आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस के जुड़ने से ये जो फास्फेट है यहाँ आ गया है, ठीक है, और शुगर जो है वो अंदर की तरफ ग्रूव में चला गया है, ठीक है। देखिए ये जो है ये क्या बना रहा है, ये क्या बनाएंगे, डीएनए का बैकबोन बनाएंगे। तो डीएनए का जो बैकबोन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है आपका शुगर और फास्फेट से। एक और चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे 2 आपके जो नाइट्रोजन बेस हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 2.85 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। तो हम देखेंगे इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे हमने जो डीएनए लिया हुआ है वो है आपका बी डीएनए। इस बी डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे देखिए कि एडेनिन और थाइमिन जुड़े हुए हैं एक साथ, ग्वानिन और साइटोसिन एक साथ जुड़ा हुआ है। अब ये डीएनए जो होता है बी डीएनए, उसमें जो हेलिकल्स की संख्या होती है उसमें एक हेलिकल्स में, मतलब कि एक हेलिक्स में एक जहाँ पे मुड़ा होता है वहाँ पे जो नंबर्स ऑफ बेस पेयर होते हैं वो 10 होते हैं। तो ये क्या होता है, एक हेलिक्स के बीच में जो इसमें दूरी होता है, मतलब कि डीएनए का जो लेंथ होता है बी डीएनए का, वो 34 एंगस्ट्रॉम दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे को हम लोग मेजर ग्रुप नाम देते हैं, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे इस फिगर में सही से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, इस मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए इसके पास ही क्या होता है, आपका माइनर ग्रुप होता है। देखिए ये अब हमारा डीएनए जो है वो बन के तैयार है। यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि पहले डीएनए का तीसरा सिरा और दूसरे डीएनए का ये उसी डीएनए का 5वां सिरा है, ये तीसरा सिरा और ये 5वां सिरा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग डीएनए के टाइप्स के बारे में। ये जो डीएनए होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ए डीएनए होता है, जो कि स्मॉल इन साइज होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम होता है। हेलिक्स के बीच में जो पेयरिंग होती है वो घड़ी के सुई की दिशा में होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है। स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंड से मिलके ये पूरा डीएनए बना होता है, उस यूनिट को नाम देते हैं हम लोग मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसमें जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 11 बेस पेयर, जहाँ पे पहला हेलिक्स बनता है। अब इस डीएनए का जो पिच होता है, लंबाई जो होती है वो 28.10 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी होती है वो 2.56 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए दूसरा जो टाइप्स है डीएनए का, उसका नाम है बी डीएनए। बी डीएनए जो होता है मीडियम साइज का होता है, डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम। इसमें जो हेलिक्स की पेयरिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है। जो स्ट्रैंड होता है इसका मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल यूनिट होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। पिच की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 बेस पेयर के बीच जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तीसरा डीएनए जो है वो मीडियम साइज का है, डायमीटर जो है उसका 19 एंगस्ट्रॉम है। क्लॉकवाइज पेयरिंग, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड जो यूनिट है वो क्या है, आपका मोनोन्यूक्लियोटाइड है। नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो 9.5 एंगस्ट्रॉम है। डीएनए की जो पूरी लंबाई है वो 25.8 एंगस्ट्रॉम है। नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन के बीच बेस के बीच की जो दूरी है वो 3.32 एंगस्ट्रॉम है। डी डीएनए जो है वो मीडियम साइज का होता है, डायमीटर जो होता है 19.5 एंगस्ट्रॉम। इसमें जो हेलिक्स की पेयरिंग होती है क्लॉकवाइज होती है। सिंगल स्ट्रैंड यूनिट जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें 8 हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 24.24 एंगस्ट्रॉम होती है। डिस्टेंस जो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच वो होता है 5.05 एंगस्ट्रॉम। जेड डीएनए जो है वो सबसे बड़ा है। इसमें इसका जो डायमीटर होता है वो 18.5 एंगस्ट्रॉम होता है। एक बात ध्यान देने की है कि इसमें जो हेलिक्स की पेयरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और साथ में ये भी बात ध्यान देने की है कि जो स्ट्रैंड बनता है वो डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं वो 12 होते हैं। डीएनए की जो लंबाई होती है वो 45 एंगस्ट्रॉम होती है। नाइट्रोजन फास्फेट के बीच की दूरी जहाँ 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं वो होता है 3.75 एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करेंगे कि वो क्या कंडीशन होती है जिसमें ये डीएनए जो है वो हमारे सेल में सिंथेसाइज होते हैं। ये डीएनए तब बनता है हमारे सेल में जब H2O की मात्रा कम होती है और सोडियम की मात्रा अधिक होती है। बी डीएनए हमारे सेल में तब सिंथेसाइज होता है जब H2O की मात्रा अधिक होती है और सोडियम की मात्रा जो होती है कम होती है। सी डीएनए जो है हमारे सेल में स्पेशल कंडीशन में बनता है। डी डीएनए जो है वो हमारे सेल में स्पेशल कंडीशन में बनता है। जेड डीएनए जो है वो इन विट्रो सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कि हमारे सेल में नहीं बनते बल्कि लेबोरेटरी में बनते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को। ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें क्या हो कि
पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ, इधर से लेके इधर से इधर की तरफ, और फिर इस पांचवें से तीसरे सिरे की तरफ जो नाइट्रोजन बेस हों वो सेम प्रकार के हों। इसको बहुत सारे किताबों में हम लोग देखते हैं कि इस सीक्वेंस के लिए एक बहुत ही सुपीरियर नेम होता है या बहुत ही चर्चित नेम होता है, जिसका नाम होता है एंड मेडम डीएनए। देखिए, एंड मेडम डीएनए में आप या तो आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, दोनों साइड में अगर आप पढ़ेंगे तो एंड मेडम डीएनए ही आएगा। इसमें भी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे और फिर इस पांचवें सिरे से इधर तीसरे सिरे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे नाइट्रोजन बेसिस को। तो हमको क्या होगा, सेम ही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन। ऐसे ही अब देखिए, अब इधर से पढ़ूंगा ना तो मैंने जो इधर से शुरुआत किया था वही आएगा। देखिए, एडेनिन पढ़ना शुरू किया, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। तो इसमें आपने देखा कि हम लोग एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ और दूसरे सिरे से एंटी पैरेलल अगर हम बेसेस को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनकी संख्या सेम होती है। अब हम बात करेंगे मिरर इमेज डीएनए की, कि ये मिरर इमेज डीएनए क्या होते हैं। हम क्या करें कि इस डीएनए को यहाँ से 20 से कट कर देते हैं। अगर हम 20 से इसको कट करेंगे तो देखेंगे इधर का पार्ट और इधर का पार्ट जो है वो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग मिरर इमेज सीक्वेंस बोलते हैं और ऐसे डीएनए को हम लोग मिरर इमेज डीएनए बोलते हैं। तो हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को, डीएनए को जो देख रहे थे वो बी डीएनए के मॉडल को ही लेके चल रहे थे। तो इसमें हम जानेंगे 3 साइंटिस्ट के बारे में जो कि डीएनए के लिए बहुत फेमस है। पहले तो है एक चारगाफ नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था चारगाफ रूल को। इन्होंने ये बताया था कि किसी भी स्पीसीज में जो प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशियो होता है वो सेम होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। अगर ये रेशियो बदलता है तो समझ लीजिए कि उस स्पीसीज में क्या है कि म्यूटेशन है। साथ में ही एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलिकिंस। इन विलिकिंस ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मॉडल को देखा था जिसको हम लोग बी डीएनए कहते हैं। मतलब कि इन्होंने 3D मॉडल ऑफ डीएनए को देखा था। और तीसरे साइंटिस्ट जो थे वो वाटसन एंड क्रिक थे जिन्होंने क्या किया था, बी डीएनए मॉडल की, तीसरे साइंटिस्ट जो थे वो वाटसन एंड क्रिक थे जिन्होंने बी डीएनए मॉडल्स को दिया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आरएनए को रिवील करने के लिए।